नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना ब्यूटीफुल चैनल NRN ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली CBSE या फिर किसी अदर बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली 5 टॉपिक्स के बारे में डील करेंगे। देख लेते हैं सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है। सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेज, उसके बाद केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इंटरनल मैकेनिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शंस के जो इंटरनल मैकेनिज्म क्या होता है, कोई दो अलग अलग रिएक्टेंट देते हैं तो एक नया प्रोडक्ट कैसे बन जाता है, उसमें इंटरनली क्या होता है, उसके बारे में डील करेंगे। उसके बाद केमिकल इक्वेशन, आपको पता होगा कि केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा अनबैलेंस्ड, तो इसके बारे में डील करेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा इस वीडियो का वो होगा बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका, ये तरीका इस तरीके से यदि आप बैलेंस करोगे तो आप कितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो तो उसको आप इजीली बैलेंस कर पाओगे। अब तक का जो है सबसे आसान तरीका केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ चेंजेज। क्या है? टाइप्स ऑफ चेंजेज। यदि आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो या फिर अपने आसपास के चीज़ों से ऑब्जर्व करके एक क्वेश्चन पूछो कि हमारे नेचर में कितने टाइप के चेंजेज हो रहे हैं, कितने टाइप्स के चेंजेज होती है, तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा कि हमारे नेचर में बेसिकली 2 टाइप के चेंजेस होती है। पहला चेंज होता है फिजिकल चेंज, उसके बाद दूसरा चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जैसे कि नाम से ही पता चलता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस का चेंज हो रहा होगा, और केमिकल चेंज मीन्स केमिकल नेचर, किसी सब्सटेंस का केमिकल नेचर चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बेसिकली जो चेंजेज होती है हमारे नेचर में, जो चेंजेज है वो 2 प्रकार के हैं। पहला कौन सा? फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज। तो आइए बारी बारी से इसके बारे में लिखते हैं। पहला क्या हो जाएगा? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में देखते हैं क्या होता है फिजिकल चेंजेज। फिजिकल चेंज में किसी भी सब्सटेंस का या तो स्टेट्स बदल जाएगा या फिर प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, उसकी क्या हो जाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगी। जैसे अपन बात करें मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस पहले किस फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। उसको यदि आप रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हो, वो क्या बन जाता है? लिक्विड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो गया। जितने भी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वे सारे के सारे क्या हैं? फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है? बॉइलिंग ऑफ वाटर। वाटर जब बॉयल होता है तो वो लिक्विड फॉर्म से किस में बन जाता है? स्टीम में बन जाता है, स्टीम बन जाता है वो भी क्या है? फिजिकल चेंज। लिखिएगा, द चेंज in which physical property of a substance changes, उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, दूसरा बॉइलिंग ऑफ वाटर,
बॉइलिंग ऑफ क्या, वाटर। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, फिजिकल चेंज के। फिजिकल चेंज में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज समझ में आया। वो उसके बाद अब अपन बात करेंगे किसका, केमिकल चेंज का। केमिकल चेंज देखिए क्या होता है केमिकल चेंज। दूसरा क्या होता है, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज उस चेंज को कहते हैं जिसमें किसी भी मैटर का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। द चेंज इन विच केमिकल प्रॉपर्टी of a substances changes is called as chemical change। क्या कहेंगे इसको, केमिकल चेंज कहेंगे। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, सोचिए। अच्छा, केमिकल चेंज में एक और चीज लिखा जाता है, इट इज इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल, इसका मतलब क्या है, एक बार चेंजेज हुई, केमिकल चेंज एक बार होने के बाद वो सब्सटेंस फिर से अपने बैक वाले स्टेट में नहीं आ सकता है। जैसे अपन बात करें बर्निंग ऑफ पेपर। यदि आप पेपर को जला दो तो क्या फिर से अपन उस जले हुए पेपर के जो एसेस हैं उससे क्या फिर से पेपर बना सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल चेंज भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल। इसको क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल। दूसरा एग्जांपल, आयरन की रस्टिंग। आयरन को यदि आप खुले हवा में छोड़ देते हो तो उसका क्या होने लगता है, रस्टिंग होने लगता है। रस्टिंग होने के बाद क्या हो जाता है, आयरन का जो कलर भी और स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या रस्ट हुए आयरन से फिर आप क्या ओरिजिनल आयरन बना पाओगे क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक, दूसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, कटिंग ऑफ ट्रीज, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं किसके, केमिकल चेंजेस के। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल चेंज भी कहते हैं, उसको आप लिख लेना, उसके नोट्स में एक लाइन डाल के एरो मार के लिख लेना। फिजिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल चेंज एंड केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज रिवर्सिबल चेंज। ओके, यहां तक की बातें क्लियर हुई। अब अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, केमिकल रिएक्शन वर्ड से ही क्लियर है कि इसमें किसी न किसी केमिकल कंपाउंड की बात करी जा रही होगी। ठीक है, कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड रिएक्ट कर रहा होगा किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड से और एक नया कंपाउंड बन रहा होगा। बेसिकली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, दो या दो से अधिक कंपाउंड या फिर दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाता है। या फिर इसी को दूसरे वर्ड में कह सकते हैं क्या, कोई एक कंपाउंड होगा और वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू दो या दो से अधिक कंपाउंड में टूट रहा होगा। तो ऐसे सब ये जो पुराने कंपाउंड से पुराने सब्सटेंस नए नए सब्सटेंस बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होते हैं या फिर टूटते हैं
दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है, या एक सिंगल सब्सटेंस टूट रहा होता है और दो या दो से अधिक सब्सटेंस नए बन रहे होते हैं। उसके बाद यदि अपन पूछें कि ऐसा हो क्या रहा है, जो पुराना जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो कुछ था और उसके बाद रिएक्शन के बाद सब्सटेंस कुछ अलग बन गया, ऐसा इसमें हो क्या रहा है? इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इंटरनल मैकेनिज्म, यदि आप बात करें ये वाला जो टॉपिक है इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें हो रहा है क्या, पुराने बॉन्ड्स जो सब्सटेंस के बीच में पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? वो ब्रेक हो रहे होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होता है, जिसके कारण नया कंपाउंड बनता है या फिर नया सब्सटेंस बनता है। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस। आया समझ में? केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि बेसिकली पुराने जो बॉन्ड सब्सटेंस के बीच में जो ओल्ड बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं नए सब्सटेंस बनाने के लिए। एक मिनट और भी देखें, यदि अपन एक एग्जाम्पल की बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, पहले एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ उसके बाद लिखूंगा। हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बात करें, ये जब रिएक्ट करता है तो H2O देता है, जिसका प्यारा नाम क्या है? वाटर। क्या है इसका नाम? वाटर। थोड़ा इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे टॉक्सिन, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। ये हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। इसमें देखिए ऑक्सीजन का काम क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है? एक गैस है। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? किसी भी फायर को सपोर्ट करना, कंबसन को सपोर्ट करना। लेकिन ये जो वाटर है, वाटर तो भाई इसका दुश्मन ही हो गया ना। हाँ दोस्त, इसका ये दुश्मन हो गया। ये क्या करता है? कंबसन को सपोर्ट करता है, लेकिन ये क्या करता है? कंबसन या फिर फायर को बुझा देता है, उसका अपोज करता है। तो यहाँ पर जो सब्सटेंस थे एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ अलग था, लेकिन यहाँ पर जो नए लोग आए इसका तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज क्या, इसका पूरा नेचर ही चेंज हो गया। तो क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें हम लोग कह सकते हैं क्या, नए मतलब जो पुराने सब्सटेंस से जो पहले वाले सब्सटेंस थे वो रिएक्ट करके कुछ ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं जिसका कि कुछ ना कुछ अलग आइडेंटिटी होती है, कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टी होता है। इसी को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। और किसको बोलते हैं? इससे आसान भाषा में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई? तो अब आप जो आपके बुक में लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन, चलिए आप उसको लिख लेते हैं। ओके, आइए लिखते हैं इसके बारे में क्या है। केमिकल रिएक्शन, इट इज अ प्रोसेस in which two or more substances combine to form new substances with different identity, with new identity, and different chemical properties। इसको क्या बोलेंगे अपन? केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक, क्या हो जाएगा वही एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यदि एक एग्जाम्पल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल यदि आप लोगे, ये क्या होता है? डिकम्पोज, हीट करने के बाद ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है और टूट जाता है बेसिकली ये, और बनाता है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये हम लोग किस में यूज करते हैं? वाइट वॉशिंग में। किसी भी वॉल को पेंट करने के लिए, वाइट वॉश करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है क्या? केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? केमिकल इक्वेशन की। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या है? केमिकल इक्वेशन। अच्छा, केमिकल इक्वेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज पूछना चाहता हूं कि केमिकल इक्वेशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यदि आपसे पूछूं आप क्यों पढ़ रहे हो, आपके पास कोई ना कोई रीजन होगा कि आपको एक अच्छा जॉब पाने के लिए, एक अच्छा स्टार्टअप करने के लिए आप क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से आपको पता भी तो होना चाहिए कि हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। केमिकल रिएक्शंस तो हम लोग पढ़ ही लिए, तो केमिकल इक्वेशन लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? केमिकल इक्वेशन पढ़ने की जरूरत क्या पड़ गई? हाँ भाई, केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, पढ़ने की जरूरत है। क्यों अभी आपको बताता हूँ। एक लाइन लिखता हूँ, एक रिएक्शन को मैं लिखूंगा एक लाइन में। लिखिए, व्हेन मैग्नीशियम when magnesium bonds with oxygen then magnesium oxide is formed. When magnesium burns with oxygen, then magnesium oxide is formed. चलिए, ठीक है। ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही हैक्टिक वर्क ले रहा है। एक केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका ये भी है। ये हो गया वर्ड के फॉर्म में केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसे लिखने में हम लोगों को बहुत ज़्यादा वक्त भी लगता है और ये स्मार्ट तरीका भी नहीं है। केमिकल रिएक्शन लिखने का ये स्मार्ट तरीका भी नहीं है। इसको हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए समझते जाइए। अब अभी लिखना नहीं है कुछ, समझते जाइए। अब इसी को यदि वर्ड के फॉर्म में लिखें, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस क्या? ऑक्सीजन। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी मैं आपको फील दिलाता हूं कि हम लोगों को आखिर में केमिकल इक्वेशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, नौबत क्यों आई इसको पढ़ने की। देखिए, ये मैंने पहले एक लंबा सा वर्ड लिखा, लंबा सा एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद इसी को रिड्यूस करके इतना छोटा सा बनाया। अभी भी ये स्मार्ट तरीका नहीं है, यू शुड नो इट, कि अभी भी ये स्मार्ट तरीका नहीं है केमिकल इक्वेशन लिखने का। स्मार्ट बच्चों का स्मार्ट तरीका ये नहीं है। तो भैया इससे स्मार्ट क्या होगा? होगा इससे भी स्मार्ट। केमिकल इक्वेशन इसीलिए तो आया केमिस्ट्री के वर्ल्ड में, इसीलिए तो केमिकल इक्वेशन की एंट्री हुई। किस लिए? क्योंकि हम लोगों को चाहिए स्मार्ट वर्क। क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने तभी होगा जब हम लोग किसी भी चीज़ों को स्मार्ट तरीके से करेंगे या फिर इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे। तो इसीलिए हमारे जो केमिस्ट्री का मार्केट है, केमिस्ट्री के मार्केट में कौन आया? केमिकल इक्वेशन आया, ठीक है। केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। व्हाट? केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन
किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये कुछ और चीज़ नहीं, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन यदि आपको 1 मार्क्स में पूछे, 1 मार्क वाले क्वेश्चन में, तो आप बस सिंपल क्या लिख दो, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। गॉट माई पॉइंट? यस। देखिए, इससे भी और इसको आसान बनाया जा सकता है। कैसे बनाएगा आसान? देखिए, मैग्नीशियम का सिंबल यदि आपने क्लास 9th में मक्कारी नहीं किया होगा, ईमानदारी से पढ़ा होगा, तो क्लास 9th की चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तीसरा चैप्टर है जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मैं उसका वीडियो अभी इसमें डालने वाला हूँ, ठीक है। अब नहीं अगर पढ़े हो तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीशियम क्लास 9th में पढ़ा होगा एलिमेंट के सिंबल। तो मैग्नीशियम के लिए सिंबल आपने पढ़ा होगा Mg। क्या पढ़ा होगा? Mg। ऑक्सीजन के लिए आपने सिंबल पढ़ा होगा O। और यदि इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो आप फॉर्मूला पढ़ के रखे होंगे, फॉर्मूला हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। ये क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक है, ठीक है। वहाँ से आप क्या यदि आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा मैग्नीशियम के लिए क्या होता है? Mg। क्या होता है? उसके बाद ऑक्सीजन, लिख दिया ऑक्सीजन। ये क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या दे रहा है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। देखिए, ये हुआ स्मार्ट बच्चे का स्मार्ट तरीका। आया समझ में? इसको लिखने में कितना सेकेंड, यदि मैं 5 सेकेंड इसको मानता हूँ तो इसको लिखने में कम से कम आपको लगे होंगे 15 सेकेंड। अरे भैया, इसको तो लिखने में तो और भी कम से कम 1 मिनट लगे होंगे आपको ना। यस। तो ये हैक्टिक वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट कर दिया। ये टफ काम को क्या कर दिया? बहुत ही आसान कर दिया। इसलिए हम लोगों को केमिकल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो डिफाइन कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बस इतना ही, और कुछ ज़्यादा नहीं। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये सारे के सारे हमने यहाँ पे जो यूज करा, क्या यूज करा है? मैग्नीशियम के लिए सिंबल Mg, ऑक्सीजन के लिए सिंबल O2, और ये क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप लिख लो ये वाला डेफिनेशन आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखना, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा, तो आप पहले इसको लिखिएगा। ये काम हम लोगों को अच्छा नहीं लगता करना। उसके बाद इसको और शॉर्ट कर दिया, और सबसे शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? आप चाहो लिखना तो लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड इक्वेशन। वर्ड में लिखा हुआ है। और ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। अब केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार के होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी एटम्स प्रेजेंट है, उस एटम्स की संख्या बराबर होगी। क्या होगी? उसकी संख्या बराबर होगी। केमिकल इक्वेशन बैलेंस, जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। बट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनवैलिड हो जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख लेना वीडियो, क्लास 9th केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में वो वीडियो जुड़ जाएगा, जल्द ही जुड़ने वाला, ठीक है। तो दूसरा टाइप क्या है? इसके टाइप क्या है? बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। उसके आइए तब हम लोग अब उस चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन का पहला टाइप क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जानने से पहले मैं आप लोगों को 2 वर्ड से फैमिलियर कराता हूँ। एक प्रोडक्ट होता है
और ये एक रिएक्टेंट होता है। केमिकल इक्वेशन in which number of atoms of different element, number of atoms of different elements in reactant and product are same, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यानी कि यदि अपन एग्जांपल लें, कोई H2 प्लस O2 रिएक्ट करके बनाता है क्या? H2O। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। चलिए हाइड्रोजन में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो क्या इसको बैलेंस्ड बोलेंगे? नहीं, इसको बैलेंस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर अपन 2 डाल देते हैं। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 4, तो इधर 2 लगा दीजिए। ये हो गया आपका क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक लाइन और लिखिएगा, इट follows law of conservation of mass, law of conservation of mass। वो कैसे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कैसे फॉलो कर रहा है? मास ये देखिए इसलिए फॉलो कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में अलग अलग एलिमेंट के और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में अलग अलग एलिमेंट के सेम रहेंगे। उसका यदि आप मास निकालोगे एटॉमिक मास निकालोगे, तो दोनों क्या निकल के आएगा? सेम निकल के आएगा। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार यदि हम बोले, मास नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। रिएक्शन से पहले जितना इसका मास था, रिएक्शन के बाद भी उतना ही होगा इसका मास। नहीं है यकीन तो देख लो, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है एटॉमिक मास, ऑक्सीजन के लिए 16 होता है। तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 हो गया, प्लस 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 2 जा 4, कितना हो गया? 32 प्लस 4 कितना हो गया? 36। अब इसको देख लीजिए, H2O है ना, H2O का यदि आप निकालो एटॉमिक मास तो निकल के आएगा 2 + 16 कितना हो गया? 18। और 18 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? आप 2 से, तो क्या हो जाएगा? 36। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एटॉमिक मास है इस एलिमेंट का, इसमें अवेलेबल जो भी एलिमेंट्स हैं दोनों सेम है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है। दूसरा टाइप क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो आइए अनबैलेंस्ड को देख लेते हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका डेफिनेशन देख लीजिए क्या है। ए केमिकल रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर डिफरेंट। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोगों के सिलेबस में जितना था इतना ही पढ़ना है, केवल डेफिनेशन। मेन जो है हम लोगों का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन, किसी भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस लेक्चर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था अब शुरू होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि भैया पहले किस एटम को बैलेंस करें, उसके किस एटम को नहीं करें। तो ये सारा कन्फ्यूजन अभी दूर होगा, बस 5 मिनट और इस वीडियो में बने रहिए। तो बैलेंसिंग आपके ज़िंदगी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस आएंगे अप टू क्लास 10th, यदि अपन इसकी बात करें तो आप बैलेंस कर पाओगे। तो अब हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। एकदम आसान मेथड,
इससे आसान मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए तरीका देख लेते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आपको यही स्टेप्स फॉलो करना है। ये स्टेप्स आपको हर एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यूज करना है और ये सिंपल सबसे आसान तरीका है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये एक रिएक्शन दिख रहा है, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कर केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने से पहले हम लोगों को चेक तो कर लेना चाहिए क्या ये बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। चेक कीजिए सबसे पहले, आयरन 1 आयरन 3 भैया अनबैलेंस्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन 2 ये तो बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 4। सबसे पहला तरीका क्या है, चेक स्टेप 1 क्या करेंगे, चेक द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ each element in each element both reactant and product side। और इसको क्या करना है, एक टेबल बना के लिख लेना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक टेबल बना लेंगे। इसमें लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे क्या, नेम ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम, नेम ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट साइड को लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो, या और नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए काउंट कीजिए खुद से। ये क्या है, आयरन, तो सबसे पहले आयरन का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद कौन है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल है तो हाइड्रोजन लिख लेते हैं। उसके बाद कौन अवेलेबल है, ऑक्सीजन है अवेलेबल। कौन है, ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ऑक्सीजन लिख लिया। ठीक है, अब इसकी संख्याएं कितनी है ये लिख लेते हैं। ये इनके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में, वो देखिए क्या कितना है। आयरन लेफ्ट हैंड साइड या फिर प्रोडक्ट साइड में आयरन कितने हैं, 1 है। कितने हैं, 1। राइट हैंड साइड यानी कि आयरन लिख लेते हैं, आयरन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 1। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4 है। देखिए बैलेंस करने का जो सबसे आसान तरीका है यही है कि सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं वो चेक कर लीजिए। चेक कर लिया, उसके बाद आप रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में उस एटम को चुनिए जिसके नंबर उस एलिमेंट को चुनिए जिसके नंबर ऑफ एटम्स के बीच का डिफरेंस मैक्सिमम हो। कितना, क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यदि अपन आयरन को देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, 3 है। तो आयरन का जो डिफरेंस है LHS और RHS में कितना है, 2 का है डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। इसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 है तो इसके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में कितना है, 4, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 3। और मैक्सिमम डिफरेंस किससे पता चला, कहाँ से पता चला, ऑक्सीजन से। तो आप क्या करो,
जिस एलिमेंट में, जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको जो है ना आप क्या करने की कोशिश करो, बैलेंस करने की कोशिश करो। ठीक है, तो इधर तो 4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो स्टेप 2 अब क्या है, स्टेप 2 देख लो क्या करना है। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई H2O बाई 4। किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4। क्यों मैंने H2O को ही क्यों पकड़ा, क्योंकि भैया ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का डिफरेंस जो है मैक्सिमम है। किसको लेते हैं, मैक्सिमम डिफरेंस वाले एटम को पकड़ते हैं, और मैक्सिमम डिफरेंस वाला आइटम किसके पास है, वाटर के पास है, तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। देखिएगा क्या होगा, आयरन प्लस H2O क्या दे रहा है, Fe3O4 प्लस H2 दे रहा है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। लोगों को मल्टीप्लाई करने में भी कन्फ्यूजन है। देखिए भैया 4 है इधर, 4H2O है, ये है लोअर सबस्क्रिप्ट, इसके पास लोअर, हाइड्रोजन के पास जो लोअर सबस्क्रिप्ट है वो 2, ऑक्सीजन के पास नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सीखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने हो गए 8। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 1 जा 1, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4 1 जा 4 हो जाएंगे ऑक्सीजन। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए फिर से चेक करना है, फिर से क्या चेक करना है कि कौन बैलेंस हुआ कौन अनबैलेंस हुआ। ठीक है, अब फिर से चेक कीजिए, चेक फिर से करना है क्या, नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट का कितना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 देख लो क्या है। अपन फिर से चेक करते हैं क्या, अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आयरन कितना हुआ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, हाइड्रोजन कितना हुआ और ऑक्सीजन कितना हुआ, तो मल्टीप्लाई कीजिए। आयरन कितना पहले से था, आयरन में कोई ये नहीं हुआ है चेंजेस, तो आयरन 1 था पहले, रिएक्शन से पहले 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले 1 था रिएक्टेंट साइड में, और 3 था किसमें, प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, अब हाइड्रोजन में दिक्कत हो गया, हाइड्रोजन में क्या दिक्कत हुआ, चेंज हो गया हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन में चेंज आ गया, कितना हो गया, रिएक्टेंट साइड में 8, 4 2 जा 8 हो गया हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 2। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है 4, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 4। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, अब बचा हाइड्रोजन और आयरन को बैलेंस करने की। अब फिर से क्या करना है, फिर से चेक करना है डिफरेंस, मैक्सिमम डिफरेंस किस में है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 है। उसके बाद हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना हो गया 6। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस है क्या, कोई नहीं है 0। तो अब मैक्सिमम डिफरेंस किस में आया है, हाइड्रोजन में। तो हमें हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड है उसको चेक करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आइए स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम डिफरेंस है हाइड्रोजन वाले में, तो रिएक्शन लिख लीजिए पहले। रिएक्शन क्या है, Fe प्लस 4H2O gives Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब काउंट कीजिए, मैक्सिमम डिफरेंस है इसमें हाइड्रोजन में। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है कितना 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 8, यहाँ पे कितना है 2, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। हाइड्रोजन बैलेंस 8 इधर हो गया 8 इधर हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब फिर से चेक करेंगे क्या, इधर कौन सा एटम क्या सब बच गया, नंबर ऑफ एटम, नेम ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ आयरन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, वही वाला डाटा है। और इधर क्या है
इधर है नेम और इधर है नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना, आयरन कितना है वो देख लेंगे। ठीक है, आयरन कितना है 1, आयरन इधर कितना है 1, इधर कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 8, इधर कितना है 8, ऑक्सीजन कितना है 4 और इधर कितना है 4। ये बैलेंस हो गया। अब बचा कौन बैलेंस करने के लिए, आयरन। ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, और बचा आयरन बैलेंस करने के लिए। तो अब स्टेप नंबर 5 देख लो क्या क्या करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5 में क्या कर देंगे अपन, इसको आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दे दिया हम लोग रिएक्टेंट साइड में, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो आयरन को क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, आपको ये चीज़ें लिखना है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिख लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई आयरन बाई 3 इन रिएक्टेंट साइड प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, है ना। क्या करना है मुझे, 3 से मल्टीप्लाई करना है किसमें, आयरन में। अब चेक कीजिए, आयरन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 3, प्रोडक्ट साइड में भी 3। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 4 2 जा 8, प्रोडक्ट साइड में कितने होंगे 4 2 जा 8। ऑक्सीजन कितने हैं 4 1 जा 4, ऑक्सीजन कितना है 4 1 जा 4। ये हुआ आपका कंप्लीट बैलेंस करना, बैलेंस, ये कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन हो गया। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं, मेथड क्या है, तरीका क्या है। सबसे पहले क्या करो, दिए गए जो रिएक्शंस है उसको लिखो, उसमें आइडेंटिफाई करो कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, जो डिफरेंट एलिमेंट है उसके नंबर्स काउंट कर लो। नंबर्स काउंट करने के बाद जो दूसरा तरीका है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सारे एलिमेंट के एटम्स के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लो, और जो मैक्सिमम डिफरेंस का एटम्स होगा वहां से काम करना स्टार्ट करो, उसको उठाइए। इस वाले रिएक्शन में मैक्सिमम डिफरेंस किस में आ रहा था, ऑक्सीजन में, तो मैंने ऑक्सीजन वाले को पकड़ा। रिएक्टेंट साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करा, रिएक्टेंट साइड ही क्यों करा 4 से मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट साइड क्यों नहीं करा। प्रोडक्ट साइड में हम लोगों के पास ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन एटम्स है, इसलिए हमने क्या करा 4 साइड, रिएक्टेंट साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद फिर से क्या करना है, सेम काम, नंबर ऑफ एटम्स चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। तो पता ऐसा करने के बाद अब मुझे पता चल गया कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन के बीच का डिफरेंस क्या हो गया 0, क्यों, LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन सेम आ गए। अब मैक्सिमम डिफरेंस किस में आया, हाइड्रोजन एटम में। तो यहाँ पर देखा मैंने हाइड्रोजन किस में इन्वॉल्व है, यहाँ पे देखा मैंने हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व है। तो हाइड्रोजन कितना था, लेफ्ट हैंड साइड में 8 है और राइट हैंड साइड में कितना है 2 है। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लिया राइट हैंड साइड में, तो अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ओके, नाउ कम लास्ट स्टेप, फिर से हमने क्या करा, नंबर ऑफ एटम्स सारे एलिमेंट के LHS और RHS में चेक कर लिया। उसके बाद पता चला कि आयरन बैलेंस नहीं है, आयरन अकेला है लेफ्ट हैंड साइड में और इधर है 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या कर लिया 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये था कंप्लीट बैलेंसिंग मेथड। ठीक है।